नमस्कार दोस्तों, वे ऑफ सक्सेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप फिजिकल एजुकेशन से संबंधित यूपी, टीजीटी, पीजीटी, बिहार एस्टेट, एचटेट, डीएसएसबी, केवीएस, ईएमआरएस और आर्मी पब्लिक स्कूल, एयरफोर्स पब्लिक स्कूल आदि की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। यहाँ पर बात करेंगे आज शारीरिक संरचना एवं क्रिया विज्ञान की सामान्य क्विज की, जिसके अंतर्गत आज 72 क्वेश्चन को उठाया गया है। एपीएस आर्मी पब्लिक स्कूल एक प्राइवेट संस्था है और एयरफोर्स पब्लिक स्कूल भी प्राइवेट संस्था है और इनके लिए ओटीएस टेस्ट देना होता है, ऑनलाइन कंप्यूटर टेस्ट, जिनमें ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो करते हैं स्टार्ट। आज का पहला प्रश्न, शरीर रचना की प्रारंभिक जीवित एकक इकाई है। तो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई और जीवित इकाई क्या मानते हैं? कोशिका, सेल। और बहुत सी सेल मिलकर के क्या बनाती हैं? ऊतक। समान कोशिकाएं मिलकर शरीर रचना के किस उत्तरदायी तत्व का निर्माण करती हैं? तो याद रखेंगे ऊतक अर्थात टिश्यू। नेक्स्ट, ऊतक मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो ऊतक 5 प्रकार के होते हैं। अस्थियों का निर्माण होता है, तो अस्थियों में कार्टिलेज बिल्कुल पाया जाता है, कार्टिलेज। खनिज लवण पाए जाते हैं, कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं इन सभी के योग से। अगला प्रश्न, अस्थियों में मुख्यतः उपस्थित रहता है। तो अस्थियों में क्या उपस्थित रहता है? तो याद रखें कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट, हमारे शरीर में कुल कितनी अस्थियां हैं? तो हमारे शरीर में कुल 206 अस्थियां हैं, जबकि एक नवजात शिशु में 250 से लेकर 350 तक अस्थियां पाई जाती हैं और जिनका औसत 300 निकल के आता है। तो हम कह सकते हैं नवजात शिशु में 300 अस्थियां पाई जाती हैं। हमारी खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो हमारी खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो कुल तो वैसे 28 होती हैं। ऑप्शन में देखेंगे, अब ऑप्शन समझो। चेहरे में 14 और सिर यानी खोपड़ी में 14। अब इसमें ऑप्शन 14 है, लेकिन जब बोर्ड ने प्रश्न पूछा है तो उसके अकॉर्डिंग इसने 14 सही नहीं किया। कितना सही किया समझे, 28 में से 6 कान वाली हटा दो, कितनी बची? 22। तब इसका आंसर 22 माना गया था कि हमारी खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? 22। वैसे 14 भी आंसर इसमें सही है, और 14 में से 6 कान में और 8 सिर में, और उस हिसाब से फिर 8 भी इसका आंसर सही है, लेकिन बोर्ड ने 22 सही माना था। हमारे मस्तिष्क में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो हमने अभी चर्चा की थी कि कान, हमारे सिर में 14 अस्थियां होती हैं। 14 में से 6 कान की हटा दो, तीन एक कान में, इनकस, मेलियस, स्टेप्स, और दूसरे में भी 3, तो 6 हटा दो तो कितनी बची? 8। तो आंसर क्या होगा? 8 अस्थियां। 9वां प्रश्न, मानव रीढ़ की हड्डी में कितनी कशेरुकाएं होती हैं? तो मानव रीढ़ की कशेरुका में अगर हम एक किड्स की बात करें, अर्थात नवजात शिशु की बात करें, तो 33 अस्थियां होती हैं, और एक एडल्ट की बात करें तो एडल्ट में 26 अस्थियां होती हैं रीढ़ में। अब यहाँ पर ऑप्शन 26 भी है, 33 भी है, तो अगर यहाँ पर बच्चे या वयस्क की बात ना करें तो सदैव आंसर 33 टिक करके आना। आंसर होगा 33 कशेरुका। अगला प्रश्न, शरीर के ऊर्ध्व भाग अर्थात बाहु भाग में कितनी अस्थियां होती हैं? तो हमारी बाह में कुल मिलाकर 64 अस्थियां होती हैं। अब देखते हैं कहाँ कहाँ होती हैं 64 अस्थियां। सबसे पहले हाथ की उंगलियां, क्या उंगलियां, जिन्हें बोलते हैं फेलेंजीज। फेलेंजीज कितनी होती हैं समझो, एक हाथ में 14 और दूसरे हाथ में 14 उंगलियों की अस्थियां, और कुल मिलाकर 28 अस्थियां उंगलियों में होती हैं।
हाथ की उंगलियों में। इसके अलावा मेटाकार्पल अर्थात हाथ का पंजा, एक पंजे में 5 और दोनों पंजे में दूसरे पंजे में 5, कुल मिलाकर 10। और कार्पल कार्पल अर्थात कलाई की अस्थियां, एक में 8 और दूसरे में भी 8, 16 अस्थियां होती हैं। इसके बाद एक होती है रेडियस, एक होती है अल्ना, और एक हाथ में एक रेडियस एक अल्ना अर्थात दोनों को मिला देंगे तो 2 रेडियस 2 अल्ना, कुल मिलाकर 4 अस्थियां। इसके बाद एक होती है ह्यूमरस जो बाजू की अस्थि होती है, और एक बाजू में एक अर्थात दोनों बाजू में 2 अस्थियां। इसके बाद एक होती है हसली की अस्थि, हसली जिसे हम बोलते हैं क्लेविकल बोन, हसली की अस्थि क्लेविकल बोन, लेफ्ट और राइट एक एक। इसके बाद पीछे कंधे की अस्थि यानी बखा बोलते हैं कंधे की अस्थि, जिसे बोलते हैं स्केपुला, और स्केपुला भी कितनी होती हैं 2। इनको जोड़ लो तो ये कितनी हो जाएंगी 64 अस्थियां हो जाएंगी, कि बाहों भाग में 64 अस्थियां होती हैं। नेक्स्ट, शरीर के अधः भाग अर्थात जांग में कितनी अस्थियां होती हैं, याद रखेंगे 62। इनको भी देख लो। पैर की उंगलियां तो मैंने अभी बताई थी, हाथ की उंगलियां भी 28 और पैर की उंगलियां भी 28। इसके बाद मेटाटार्सल अर्थात पैर का पंजा, पैर के पंजे में एक में 5 और दूसरे में भी 5, कुल मिलाकर 10। इसके बाद जहां से हमारा पैर मुड़ता है मुड़ाव, टार्सल, टार्सल कितनी होती है तो टार्सल होती है 7 और 7 14। हाथ में कलाई में 8 और पैर में कितनी 7, 7 और 7 14। इसके बाद हम बात करेंगे कहाँ की, टांग की। टांग से टिबिया और फिबुला 2 होती हैं, 2 और 2 कुल मिलाकर 4। इसके बाद हम बात करेंगे घुटने की। घुटने की अस्थि को क्या बोलते हैं पटेला, पटेला, और दोनों पैर में एक एक पटेला अर्थात 2। इसके बाद जांग थाई की अस्थि जिसे हम क्या बोलते हैं फीमर, फीमर कितनी होती है 2, जो शरीर की सबसे बड़ी अस्थि मानी जाती है। इसके बाद कूल्हे की अस्थि, और कूल्हे की अस्थियां भी कितनी होती हैं 2। इनको जोड़ लो कितनी हो जाएंगी 62। तो कुल मिलाकर हाथों में 64 अस्थियां और पैरों में 62 अस्थियां होती हैं। हमारे शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां होती हैं, तो यहाँ पर पसलियों की बात की है तो याद रखेंगे 12 जोड़ी। समझो ये हमारा पसलियां जहां करके मिलती हैं स्टर्नम है, स्टर्नम, स्टर्नम अस्थि की बात करें, स्टर्नम पर इस प्रकार से पसलियां आकर के जुड़ती हैं। कितनी हो गई गिनो 7। तो 7 जोड़ी पसलियां स्टर्नम पर आकर के जुड़ती हैं, जो हमारी जहां पर पसलियां मिलती हैं। इन 7 जोड़ी पसलियों को बोलते हैं ट्रू रिब्स। क्या बोलते हैं ट्रू रिब्स। और इन 7 जोड़ी पसलियों पर पीछे से आकर के जुड़ती हैं 3 जोड़ी पसलियां, 3 जोड़ी को बोलते हैं फाल्स रिब्स। क्या बोलते हैं फाल्स रिब्स। इसके बाद 2 जोड़ी पसलियां तैरती रहती हैं, एक बार फिर समझें, 1 2 3 4 5 6 7। अब 3 जोड़ी तो ये हो गई कैसी फाल्स रिब्स, और 2 जोड़ी तैरती रहती हैं, इन्हें बोलते हैं स्विंग करने वाली पसलियां। तो स्विमिंग रिब्स कितनी होती है 2 जोड़ी, और ट्रू रिब्स कितनी होती है 7 जोड़ी, और फाल्स रिब्स कितनी होती है 3 जोड़ी। अगला प्रश्न, अस्थि संधि में कौन सा तरल पदार्थ भरा होता है, तो आंसर होगा साइनोवियल फ्लूइड। क्या साइनोवियल फ्लूइड, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी संधि चल संधि नहीं है, तो यहाँ पर चल का मतलब चल नहीं है, तो देखो कलाई चल संधि है, गेंद एवं गड्ढा संधि चल संधि है, कोहनी संधि चल संधि है। तो यहाँ पर कौन सी है कपाल संधि अचल संधि है, और इसका यही आंसर होगा कि चल संधि नहीं है अर्थात अचल संधि कपाल की संधि। गेंद एवं गड्ढा अर्थात बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट
बॉल एंड सॉकेट जॉइंट शरीर में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो याद रखेंगे, एक तो कंधा और दूसरा कूल्हा। कंधे और कूल्हे में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी चूलदार अर्थात चूलदार चल संधि है? तो चूलदार चल संधि की बात करें तो याद रखना, घुटने की संधि को चूलदार चल संधि बताया गया है। जबकि अगर यहाँ चल संधि कहा होता तो कंधे की संधि भी चल संधि है, कलाई की संधि भी चल संधि है और पच्छेद संधि भी चल संधि है, लेकिन यहाँ चूलदार की बात कह दी है तो याद रखना चूलदार घुटने की संधि को माना गया है। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से थोड़ा सा और रिपीट करते हैं। देखो यहाँ पर संधियों की बात करी तो याद रखना जॉइंट कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखना जॉइंट 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 चल संधि, दूसरा अचल संधि अचल, तीसरा अर्धचल संधि। तो यह चल संधि समझो कि चल संधि भी 5 प्रकार की होती है। चल संधि भी 5 प्रकार की होती है। जैसे नंबर 1 हमारे गर्दन का जॉइंट जिसे बोलते हैं फिबोइड जॉइंट अर्थात कीलदार संधि। तो गर्दन में एग्जाम्पल पूछ लेता है तो याद रखेंगे गर्दन की कैसी है? कीलदार अर्थात पिवोइड जॉइंट। दूसरा होता है कूल्हा एवं कंधा जिसे हम बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसके बाद तीसरा होता है हिंज जॉइंट अर्थात कब्जा संधि। कब्जा संधि कोहनी, घुटना और हाथ की उंगलियों में पाया जाता है कब्जा संधि जिसे हम बोलते हैं हिंज जॉइंट। चौथा होता है क्या बोलते हैं कलाई में होता है फिसलने वाली संधियां बोलते हैं हम अपनी भाषा में, फिसलने वाली संधियां कलाई में, ठीक है। और पांचवा होता है अंगूठे का जॉइंट। तो इस प्रकार से 5 होती है चल संधि। अचल संधि की बात करें तो अचल संधि जैसे एक होती है रेडियस और दूसरी होती है अल्ना, और रेडियस अल्ना आपस में जुड़ी होती हैं, जिस रूप में जुड़ी होती हैं उसे ही बोला जाता है अचल संधि। देखो यहाँ पर इनका जॉइंट है, यहाँ पर इनका जॉइंट है लेकिन ये कभी चलता नहीं है। और इसके अलावा सर की बात करें तो यहाँ पर अर्धचल संधि है। जैसे यहाँ पर हम जब बात कर रहे हैं तो जॉइंट थोड़े बहुत हिल तो रहे हैं लेकिन कोई गति नहीं है। तो तीनों जॉइंट अच्छे समझ आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं 17वां प्रश्न, पहली और दूसरी रीढ़ कशेरुकाओं एटलस और एक्सिस के बीच के जोड़ को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पहली और दूसरी रीढ़ कशेरुका। तो अभी हमने बताया था कीलदार संधि अर्थात पिवोइड जॉइंट, पिवोइड जॉइंट। नेक्स्ट, मानव शरीर के कुल भार में से मांसपेशियों का भार कितना होता है? तो याद रखें 45%। मानव शरीर में लगभग मांसपेशियां कितनी होती है? तो मानव शरीर में 639 मांसपेशियां होती हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मांसपेशियां ऐच्छिक मांसपेशियां हैं? तो कौन सी मांसपेशियां ऐच्छिक मांसपेशियां हैं? तो याद रखेंगे, देखो फेफड़े अनैच्छिक पेशी, हृदय अनैच्छिक, आंत अनैच्छिक। तो क्या बचा? हाथी कैसी है? ऐच्छिक पेशी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अनैच्छिक मांसपेशी कौन सी है? तो यहाँ भी अनैच्छिक की बात कर दी। देखो पैर हमारे इच्छा के अनुसार चल लेते हैं, हाथ इच्छा के अनुसार, जीभ इच्छा के अनुसार, लेकिन हृदय अनैच्छिक पेशी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, शरीर रूपी इंजन में कौन सा अंग पंप का कार्य करता है? तो शरीर रूपी इंजन में हृदय पंप का कार्य करता है। नेक्स्ट, रुधिर शोधन का कार्य किस अंग द्वारा किया जाता है? तो रुधिर शोधन का कार्य वृक्क अर्थात किडनी के द्वारा किया जाता है। अशुद्ध रुधिर को हृदय तक पहुंचाने वाली नलिकाएं क्या कहलाती हैं? तो अशुद्ध रुधिर को हृदय तक पहुंचाने वाली शिराएं। तो देखो मैंने ट्रिक बनाई अपने लिए कि जो हमारा
शुद्ध रक्त है वह धमनियां लेकर के जाएंगी और अशुद्ध रक्त सिराएं लेकर के जाएंगी। इसे याद कैसे रखें? तो याद रखना सर से सिराएं और सर से सिर की ओर, सर से सिराएं सर से सिर की ओर। तो सिराएं सिर की ओर लेके जाएंगे अर्थात हृदय में लेके जाएंगी सिराएं अशुद्ध, और धमनियां हृदय से शुद्ध रक्त लेकर के जाती हैं। अगला प्रश्न, हृदय से शुद्ध रुधिर को लाने वाली नलिकाएं क्या कहलाती हैं? अभी बताया था, धमनियां। नेक्स्ट, रक्त में अनुमानित कितना पानी होता है? तो रक्त में अनुमानित 90% पानी होता है। नेक्स्ट, सामान्यतः स्त्रियों के हृदय का वजन कितना होता है? तो स्त्रियों के हृदय का वजन लगभग 250 ग्राम होता है और यही पुरुषों के हृदय का वजन लगभग 300 ग्राम होता है। कितना? 300 ग्राम। नेक्स्ट, मानव शरीर द्वारा ग्रहित 75% ऑक्सीजन का उपयोग कौन सा अंग करता है? तो इसका उपयोग कौन करता है? याद रखना, हृदय। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार स्पंदन करता है? तो मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार स्पंदन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रक्त में विद्यमान नहीं होता? तो यहाँ पे समझे, प्लाज्मा रक्त में पाया जाता है और लाल रक्त कणिकाएं रक्त में पाई जाती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं रक्त में पाई जाती हैं, अर्थात ग्लाइकोजन रक्त में नहीं पाया जाता। रक्त को जमने में सहायता करती हैं, तो रक्त को जमने में कौन सहायता करता है? याद रखना, प्लाज्मा। लाल रुधिर कणिकाओं का लाल रंग होता है, तो लाल रुधिर कणिकाओं का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? तो आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा अर्थात बोन मैरो में। अगला प्रश्न, लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का कार्य क्या है? तो आरबीसी का कार्य ऑक्सीजन को ढोना। आरबीसी का मुख्य कार्य ऑक्सीजन को ढोना। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो याद रखना, 120 दिन। और इसका दूसरा नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट। तो आर से याद रखो, थोड़ा सा 12 से टैग कर रहा है तो 120 दिन, और यहाँ से देखो आर, ये दोनों अक्षर लगभग एक जैसे, थोड़ा सा टैग करके चलो हिंट के रूप में, याद रहेगा आरबीसी 120 दिन। नेक्स्ट, श्वेत रक्त कणिकाओं अर्थात डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य रोगों से बचाना है। अब यहाँ डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 3 से 5 दिन माना जाता है, और डब्ल्यूबीसी का अन्य नाम, वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइट। क्या? ल्यूकोसाइट। समझो, देखो 3 का आंकड़ा इसमें भी, W और 3 की आकृति लगभग सेम है, पलट के देखोगे तो, और यही 3 की आकृति यहाँ भी ल में आकर के लग गई, तो ल्यूकोसाइट से WBC और 3 से 5 दिन। नेक्स्ट, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो याद रखेंगे, छोटी आंत 22 फुट लंबी होती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और रेनिन नामक रस, क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और रेनिन नामक रस भोज विलय होते हैं, तो भोज की जगह भोजन होगा, भोजन में विलय होते हैं, तो कहाँ होते हैं? याद रखेंगे, आमाशय में। पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? तो पित्त रस का निर्माण यकृत में होता है। नेक्स्ट, यकृत का भार कितना होता है? तो यकृत का वजन 1.5 किलोग्राम होता है। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेता है? तो मनुष्य 1 मिनट में 16 से 20 बार श्वास लेता है। मस्तिष्क तंत्रिकाओं के कितने जोड़े होते हैं? तो मस्तिष्क तंत्रिकाओं के 12 जोड़े। कितने? 12 जोड़े होते हैं। मेरु तंत्रिकाओं के कितने जोड़े होते हैं? तो मेरु तंत्रिकाओं की बात करें तो 31 जोड़े। नेक्स्ट,
मस्तिष्क का भार कितने औंस होता है? तो मस्तिष्क का भार 40 औंस होता है। नेक्स्ट, स्त्री गर्भाशय अपने सामान्य आयाम और आकार में कितना विस्तार पा सकता है? तो याद रखेंगे, स्त्री का गर्भाशय अपने सामान्य से कितना 900 गुना अधिक विस्तार कर सकता है। शरीर की सभी ग्रंथियों का संचालन और निर्देशन किस ग्रंथि द्वारा होता है? तो शरीर की सभी ग्रंथियों का संचालन पीयूष ग्रंथि अर्थात मास्टर ग्रंथि द्वारा किया जाता है। आयोडीन की कमी से कौन सी ग्रंथि बढ़ जाती है? तो याद रखें, थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि बढ़ जाती है। नेक्स्ट, युवावस्था के लिए उत्तरदायी ग्रंथि कौन सी होती है? तो युवावस्था के लिए थाइमस ग्रंथि ही उत्तरदायी होती है। एड्रीनिल नामक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो एड्रीनिल अधवृक्क, यहाँ पर अधवृक्क से स्रावित होता है। नेक्स्ट, इंसुलिन नामक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? याद रखें, पैनक्रियाज से इंसुलिन अर्थात अग्नाशय से इंसुलिन स्रावित होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग होता है। नेक्स्ट, थकान के समय मांसपेशियों में क्या जमा होता है? तो थकान के समय मांसपेशियों में दुग्धाम्ल जमा होता है। यदि आपको सीरीज पसंद आ रही है तो अपने साथियों के पास जरूर भेजें। मैं समझ सकता हूँ कि मैं थोड़ा स्पीड में बोल रहा हूँ, जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, और आपको यहाँ पर स्पीड भी बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। बिना स्पीड बढ़ाए ही आपको डबल स्पीड में सुनने को मिल रहा है, और उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। जो मैं क्लास में पढ़ाता रहता हूँ उसी का रिदम बना हुआ है। नेक्स्ट, थकान के समय यकृत और मांसपेशियों में कमी हो जाती है, तो किसकी कमी हो जाती है? याद रखेंगे, ग्लाइकोजन की, हाँ बिल्कुल, ऊर्जा की, जी हाँ, और ऑक्सीजन की, बिल्कुल। तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी की। नेक्स्ट, सामान्य पुरुष के फेफड़ों का भार कितना होता है? तो सामान्य पुरुष के फेफड़ों का भार 1100 ग्राम होता है। महिलाओं के फेफड़ों का वजन कितना होता है? तो महिलाओं के फेफड़ों का वजन लगभग 900 ग्राम होता है। पुरुषों का 1100, महिलाओं का 900। मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? तो मानव शरीर में 22 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। कुछ पुस्तकों में 23 प्रकार भी दर्शाया गया है, लेकिन आपको 22 ही टिक करके आना है यदि एग्जाम में आता है तो। एक बार श्वास लेने की प्रक्रिया कितने सेकंड में पूरी हो जाती है? तो एक बार श्वास लेने की प्रक्रिया 5 सेकंड में पूर्ण हो जाती है। 58वां प्रश्न है, रुधिर प्रतिदिन मानव ऑक्सीजन देता है कोशिकाओं को? तो यहाँ पर मुझे टाइपिंग कुछ मिस्टेक लग रही है। रुधिर प्रतिदिन मानव कोशिकाओं को कितनी ऑक्सीजन देता है? मानव कोशिकाओं को कितनी ऑक्सीजन देता है? कितनी तो यहाँ द्वारा समझें, रुधिर प्रतिदिन कोशिकाओं को कितनी ऑक्सीजन देता है? तो याद रखेंगे, लगभग 350 लीटर। कितना? 350 लीटर। 59वां प्रश्न, मनुष्य के हृदय एवं फेफड़ों की आवाज सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो ये सबको याद होगा, स्टेथोस्कोप। किसका? स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट, मनुष्य के हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? तो एक बार धड़कने में कितना समय लगता है?
इसका आंसर होगा 0.8 सेकंड। कितना? 0.8 सेकंड। नेक्स्ट, प्रजनन संबंधी सूचनाएं कौन इकट्ठी करता है? तो प्रजनन संबंधी सूचनाएं तंत्र का तंत्र द्वारा एकत्रित की जाती हैं। इसके द्वारा तंत्र का तंत्र। डेल्टोइड मांसपेशियां शरीर के किस भाग में पाई जाती हैं? तो डेल्टोइड शरीर के कहां पर? कंधे में। नेक्स्ट, पेक्टोरियस मेजर मांसपेशी शरीर के किस स्थान पर पाई जाती है? तो पेक्टोरियस मेजर श्वसन तंत्र में पाई जाती है। फेफड़े। फेफड़े निम्नलिखित में से किस प्रणाली के भाग हैं? तो फेफड़े श्वसन तंत्र के भाग हैं, सभी को पता होगा। शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? तो याद रखें, फीमर शरीर की सबसे लंबी अस्थि होती है। शरीर की सबसे लंबी अस्थि फीमर की लंबाई कितनी होती है? तो 48 सेंटीमीटर। कौन सा अंग मानव शरीर में जल संतुलन बनाए रखता है? तो वृक्क, किडनी मानव शरीर में संतुलन बनाए रखते हैं। अगला प्रश्न, मंदियां। जोड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जोड़ों का अध्ययन आर्थोलॉजी कहा जाता है। आर्थोलॉजी। नेक्स्ट, वह अक्ष जो मानव शरीर को ऊपर नीचे दो भागों में बांटता है, तो उसे क्या कहेंगे? हॉरिजॉन्टल अक्ष। तो मानव शरीर को दो भागों में ऊपर नीचे बांटता है, उसे हॉरिजॉन्टल अक्ष कहते हैं। नेक्स्ट, वह अक्ष जो मानव शरीर को ऊपर नीचे बांटता है, उसे हमने कह दिया हॉरिजॉन्टल। अगला प्रश्न, वह अक्ष जो मानव शरीर को आगे पीछे दो भागों में बांटता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फ्रंटल अक्ष। क्या? फ्रंटल अक्ष। नेक्स्ट, एक स्वस्थ मानव का रुधिर होता है, तो स्वस्थ मानव का रुधिर कैसा होता है? तो याद रखेंगे, क्षारीय। मानव शरीर का ताप नियंत्रण कहाँ होता है? तो हाइपोथैलेमस द्वारा शरीर का ताप नियंत्रण किया जाता है। और यदि आपको सीरीज पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एक लाइक कर हमें मोटिवेशन दें, और जो भी आपके साथी फिजिकल एजुकेशन से जुड़े हुए हैं उनके लिए शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।